हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सेल साइकिल में इंट्रोडक्शन बताया, देन आफ्टर मैंने आपको इंटरफेस के बारे में समझाया। आज हम बात करेंगे कि जो सेल साइकिल में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है, वो फेजेस आपस में कैसे रेगुलेट करती है। मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन जो होता है, ओके, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कंट्रोल वे के अंदर होगा। मतलब यहां पर आपके पास में अगर सेल G1 के अंदर है तो फिर वो S फेज के अंदर जाएगा, फिर वो G2 फेज के अंदर जाएगा, देन आफ्टर वो आपके पास में हमारे किस फेज में जाएगा, वो आपके M फेज में जाएगा, फिर वापस से वो किस में आएगा, G1 फेज के अंदर आएगा। तो ये फेजेस रिदम, अगर हम बात करें एक रिदम के अंदर कैसे कंट्रोल वे में चल रही है। ऑलराइट बेटा, तो आज हम बात करेंगे कि सेल डिवीजन जो होता है वो एक रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। मतलब कि इसको रेगुलेट किया जाता है किस फेज के बाद में कौन सा फेज आएगा। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने पढ़ा होगा या अपने पिछला अगर लेक्चर देखा है तो इस बात को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में माइटोसिस कोर्स के दो थ्योरी निकल के आए थे। दो थ्योरी कौन कौन से थे हमारे पास में, साइटोप्लाज्मिक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसको अपन KI या कर्ण प्लाज्म थ्योरी अपन उसको बोल रहे थे। यस, सेकंड हमारे पास में थ्योरी निकल के आई थी सरफेस वॉल्यूम रेशो। बाद में जब हमारे पास में मॉडर्न स्टडीज हुई तब पता लगा कि यार ये दोनों थ्योरीज नकार दी गई, ये अच्छी नहीं है। देन आफ्टर हमारे पास में जीन का कॉन्सेप्ट आया तो हमारे पास पता लगा कि कुछ जीन्स होती हैं जो प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन रखती हैं, और वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे सेल को या सेल डिवीजन को क्या करेंगे बेटा, रेगुलेट करती हैं। क्या करेंगे, उसको रेगुलेट करेगी। क्लियर बात, आई बात समझ में आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सेल साइकिल होता है हमारे पास में, सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस हैं। ऑलराइट, ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास में इंटरफेज जिसमें 3 फेजेस आपने पढ़ी होंगी, G1 पढ़ा, S पढ़ा और G2 पढ़ा। उसके अलावा M फेज होती है। M फेज में अपन कैरोकाइनेसिस की बात करते हैं, हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। कैरोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात करते हैं जिसमें आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज की बात करते हो। और साइटोकाइनेसिस के अंदर आप बात करते हैं साइटोप्लाज्म या सेल के डिवीजन के बारे में। करेक्ट, ओके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फेज में हमारे पास में कौन कौन से प्रोटीन्स क्या होती है बेटा, इन्वॉल्व होती हैं, जिनको अपन रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी बोलते हैं। चलिए, अब आप इस चीज को ऐसे समझे, मैं आपको रिकॉर्डिंग पे लेके चलता हूं अच्छे से, फिर वहां पर एक्सप्लेन करता हूं। करेक्ट, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने, ओके, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए, तो हमारे पास में ये एक पूरा का पूरा बेटा डायग्राम आ गया। ये पूरा हमारा सेल साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यार हमारे पास में सेल जो होती है वो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना रखा है कि यार वो सेल कौन से फेज में, यहाँ पर आपके पास में वो G1 के अंदर है। मैं थोड़ा सा ये अपना बड़ा कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर G1 के अंदर है, करेक्ट ना। सेकेंड, उसके बाद देखो आप, उसके बाद S फेज आएगा हमारा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आप देखो G2 फेज आ रही है, G2 फेज भी करेक्ट है। फिर M फेज आ रही है। ऑलराइट ना। अब ये जो हमारे पास में फेजेस हैं, जब हम G1 से S में जाएं, क्या हमेशा ऐसा होता है क्या सेल अगर G1 में तो हमेशा S में जाएगी, या फिर G2 में जाएगी, या M फेज में जाएगी, या कभी कभी रुक सकती है। तो ऐसा होता है कि हमारे पास में जो जीन्स होती है जो इनको रेगुलेट करती है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स ये चेक करेंगे कि क्या ये जो स्टेज है वो अच्छे से हो गया है, तो उसके बाद हम उसको आगे भेजेंगे। आप इसको ऐसा समझो, मैं आपको 2 एनालॉजीज दूंगा यहाँ पर, और इससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आप इस टॉपिक को चेक पॉइंट के नाम से भी पढ़ते हो कि चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हेडिंग डला हुआ है बड़ा अच्छे से, सुंदर सुंदर अक्षरों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट। तो आप इसको चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। ऑलराइट ना, इट इज अ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, जिससे हम समझते हैं कि सेल साइकिल कैसे रेगुलेट होता है। अब समझे अब कहानी को, चेक पॉइंट्स कैसे, जैसे मान के चलो मैं आपको एनालॉजी देता हूँ, बहुत कमाल की है कि गुजरात जो स्टेट है, गुजरात स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपके पास में वाइन्स या बात कर रहे अल्कोहल बैन है ना, दारू वहां पर बैन है, एक तरीके से वहां पर दारू अलाउ नहीं है।
अब क्या हुआ, जैसे आप सपोज दैट किसी दूसरे स्टेट, जैसे मान के चलो राजस्थान से गुजरात में एंटर कर रहे हो, ओके, राजस्थान में चलती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कानून है नहीं। तो अब क्या होता है, जैसे आपके पास में एक गाड़ी है, कार है, जो भी आपके पास में, आप लेके गुजरात की ये बॉर्डर है, ये आपकी कार चल रही है, यहां से आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो वहां पर चेक पॉइंट्स होगा बॉर्डर पे, वहां पर पुलिस प्रेजेंट होगी, वो क्या करेगी, आपको चेक करेगी। अच्छा, वो चेक करेगी आपका आईडी ठीक है, कहीं आप आतंकवादी तो नहीं हो, ओके। फिर वो आपका जो भी गाड़ी है उसका डिग्गी हो सकता है या कुछ भी चीजें, वो चेक करेंगी। जब उनको लगेगा कि सारी कंडीशंस बढ़िया हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप गुजरात में जाके छेड़छाड़ कर सको, ऑलराइट, ना उसमें दारू है, ना उसमें किसी तरह का और ड्रग्स है, कोई ब्लैक मनी भी नहीं है, फर्जी नोट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, करेक्ट कहानी। तो फिर वो आपको एंटर करने देंगे। वैसे ही यहाँ पर सेम चीज होती है कि जैसे जीवन के अंदर सेल आपके पास अच्छे से प्रिपेयर किया, ऑलराइट, तो अब आपको पता है एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो किसी कारणवश आपके पास में सपोज दैट जीवन में जहां पर रेप्लिकेशन की तैयारी हो रही है, वहां पर कुछ कमी रह गई, ऑलराइट बेटा, तो अब क्या होता है, ये जीवन मान के चलो इसको अपन, ठीक है, ये अपना मेरा जो राइट हैंड है ये जीवन हो गया और ये हमारा एस हो गया, क्लियर है कहानी। अब क्या हो गया, जीवन के अंदर कंडीशंस बहुत बढ़िया होंगी, तभी सेल को हम कहां भेजेंगे, एस में भेजेंगे, वरना एस में जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, उसको समझो आप। क्योंकि अगर जीवन के अंदर ही गड़बड़ होगी तो एस के अंदर जाके रिजल्ट भी वैसा आएगा। क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो सेल का सिस्टम है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। सिस्टम कैसे, कि अगर आपके पास में जैसे जीवन के अंदर सेल खराब है, ओके, अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो हम उसको एस के अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो डिवाइड होगा और ऐसी सेल बना लेगा। क्या बात सही है कि नहीं है, ऑलराइट। तो ये चीज आपके पास में क्लियर हुई यहाँ पर चेक पॉइंट्स से। तो चेक पॉइंट्स में क्या होगा, जैसे पुलिस देखती है कि यार नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑलराइट, और उसके बाद ही उसको आगे भेजती है कि नहीं सही है, चलो इसको भेज देते हैं। तो किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम अगर आपके पास में हमको जीवन में मिलती है तो हम उसको एस में नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप अगर उसको एस में भेज दोगे ना बेटा, तो फिर उसको डिवाइड होना पड़ेगा, वो सेल बनाएगी, ऑलराइट, ओके। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि हमारे पास में जो नई सेल्स बनेगी, हो सकता है वो हमको कैंसर कोज कर दे, हमारे ट्यूमर का कारण बन जाए, ऑलराइट ना, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमारे जो जीन्स इन्वॉल्व होती है वो प्रोटो ऑन्को जीन्स होती है। कौन सी जीन्स होती है, प्रोटो ऑन्को जीन्स। यहाँ पर मैं आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो आप कैंसर पढ़ेंगे ना, जो आपके नीट में है, ओके, जब आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 8 कैंसर पढ़ते हो, तो वहां पर भी इस चीज का जिक्र होता है। और वो जिक्र क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक समझाता हूँ कि जो सेल साइकिल में जीन्स इन्वॉल्व होती है, ओके, वो जीन्स कौन सी होती है, प्रोटो ऑन्को जीन्स होती है बेटा। कौन सी जीन्स है, प्रोटो ऑन्को जीन्स है यहाँ पर, करेक्ट। अब अगर ये प्रोटो ऑन्को, अगर ये नॉर्मल काम करेंगे आपके पास में, क्या करेंगे, नॉर्मल काम करेंगे, तो ये अच्छे से रेगुलेट करेंगे सेल डिवीजन को, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन अगर इनमें किसी तरह का क्या हो गया, म्यूटेशन हो जाए, तो ये क्या कर जाते हैं आपके पास में, कैंसर कोज कर सकते हैं। क्या बात सही है, तो ये कैंसर का कारण बन सकती है हमारे पास, क्योंकि इससे आपका सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए हमारी सेल जहां तक होती है वहां तक वो रेगुलेट करेगी, ओके, वो रोक लेती है कि अच्छा यहां दिक्कत है, यहीं स्टॉप कर दो, ऑलराइट ना, आगे मत बढ़ाओ इसको। तो कहानी समझना होता क्या है, मैं अब आपको लेके चलता हूं। तो हमारे साइंटिस्ट थे, सेल साइकिल के बारे में इन्होंने थोड़ा समझाया कि सेल साइकिल को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने में सेल प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आगे कहानी समझो, सेल साइकिल इज रनिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। क्या बात सही है, यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, और उन प्रोटीन्स को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिन बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं उन प्रोटीन्स को अपन, साइक्लिन्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एंजाइम, यानी कि जिसका नाम क्या होता है, सीडीके। क्या बेटा, सीडीके, या आप इस एंजाइम को, सीडीके को अपन क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीडीके को हम क्या कह सकते हैं। और तो आपका जो सीडीके होता है उसको आप प्रोटीन काइनेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं बेटा उसको, प्रोटीन काइनेज भी आप उसको बोल सकते हो।
करेक्ट कहानी, आई बात समझ में। इसको आप प्रोटीन काइनेज भी बोल सकते हो। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। क्या करता है बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ऑलराइट, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए ये बात हमको समझ में आई यहाँ पर। ऑलराइट ना, अब आगे समझना और क्या कहानी है। ठीक है, तो नर्स टीहन एंड हार्टवेल 2001 में इन्होंने सैकेरोमाइसिस, जो कि एक लोअर कैटेगरी का यूकैरियोटिक सेल होता है, उस पर स्टडी किया, सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई पे। और इन्होंने चेक किया वहां पर कि अच्छा कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने देखा, वो शॉक में थे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि हमेशा जीवन के बाद में ऐसा आ रहा है, फिर G2 आ रहा है, फिर एम आ रहा है, और ये एकदम रेगुलेट वे में चल रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। अच्छा, ये प्रोटीन्स कौन बनाता है, तो जीन बनाएगा। ऑलराइट बेटा, क्लियर कहानी। तो इन्होंने सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई पे स्टडी किया। ये हार्टवेल है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इन्होंने इस पे काम किया। अब यहाँ पर कहानी हमारे पास में समझनी है आपको कि काइनेज जो एंजाइम जो मैंने बताया आपको, ठीक है, काइनेज एंजाइम क्या होता है उसको समझिए। तो काइनेज इज एन एंजाइम होता है दैट रिमूव अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी एंड एड टू अनदर प्रोटीन। क्या बेटा, वो अनदर प्रोटीन क्या कर देगा, उस पे ऐड कर देगा। ओके, ऐड टू अनदर प्रोटीन्स। क्लियर कहानी। अब एक चीज समझना, मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास में जो CDK होता है, एक्चुअली क्या होता है CDK, ये एक प्रोटीन एंजाइम होगा जिसको अपन प्रोटीन काइनेज बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करूं, नॉर्मल कंडीशन जो होगी आपके पास में, दैट मीन नॉर्मल कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि विदाउट साइक्लिन, क्या बेटा, विदाउट साइक्लिन, ठीक है, तो कैसा रहता है, ये इनएक्टिव रहेगा, मतलब अपना काम नहीं कर पाता। ओके, तो ये रेगुलेट नहीं कर पाएगा, यानी आगे ये चल नहीं पाता है। ठीक है, क्लियर कहानी, आई बात समझ में आपको। तो इसके साथ में साइक्लिन काम करना चाहिए। साइक्लिन इसके पार्टनर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, पार्टनर की तरह होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने रिमोट देखा है, रिमोट आपने देखा होगा, ओके, तो वो जो रिमोट होता है उसमें सेल किसकी तरह काम कर रहे हैं, सेल काम करेंगे आपके पास में साइक्लिन की तरह। ठीक है, तो साइक्लिन किसकी तरह हो गया, रिमोट के सेल की तरह हो गए। तो जब तक रिमोट, और रिमोट किसकी तरह हो गया, रिमोट आपके हो गया आपके, इसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन काइनेज एंजाइम की तरह। तो जब तक आपके पास जो सेल है, मतलब जो साइक्लिन प्रोटीन है, वो आपके प्रोटीन काइनेज एंजाइम के साथ में अटैच्ड नहीं होगा, तब तक हमारा CDK, ऑलराइट ना, वो काम नहीं करेगा, यानी प्रोटीन काइनेज काम नहीं करेगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जो CDK होता है उसको बोला जाता है बेटा साइक्लिन डिपेंड काइनेज। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ऐसा प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो अपने फंक्शन के लिए किस पे डिपेंड होता है, साइक्लिन पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होगा, वो साइक्लिन पे डिपेंड होता है। क्लियर कहानी, आगे सुनिए। द काइनेज इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल आर कॉल्ड CDK। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अपन CDK बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDK, ये मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज दे आर एक्टिवेटेड व्हेन दे कंबाइंड विद की प्रोटीन, और उनको बोलते हैं साइक्लिन। क्या बोलेंगे उनको, साइक्लिन बोलेंगे। क्लियर कहानी, यानी कि इस बात को आप समझे कि जब तक प्रोटीन काइनेज के साथ में साइक्लिन नहीं जुड़ेगा, जब तक रिमोट के अंदर सेल नहीं डलेगा, तब तक रिमोट हमारे किसी काम का नहीं। आप चैनल नहीं बदल सकते है ना, जो चैनल चल रहा है वही चलता रहेगा। अगर आपके टीवी में दूरदर्शन चल रहा है तो वही चलेगा। ओके, आप रिमोट में सेल डालो, मतलब प्रोटीन काइनेज एंजाइम के पास में क्या अटैच करो, साइक्लिन अटैच करो, तो वो अपना काम करेगा। और उसका काम क्या होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, यस और नो, एटीपी से लेगा और प्रोटीन के पास उसको डाल देगा, यानी फॉस्फेट को ऐड कराएगा प्रोटीन पे। ठीक है, क्लियर कहानी यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को। ओके, तो 8 some check points a kinase enzyme combined with cyclin, this move the cycle फॉरवर्डली। मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास में कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चेक पॉइंट्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, गुजरात का और राजस्थान का एग्जांपल लिया था, तो उनके बॉर्डर पे एक चेक पॉइंट्स होता है। ऐसे डिफरेंट आपके पास में एरियाज में
चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कहीं भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यार यहाँ से चीज़ आ सकती है तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पे वहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि यार यहाँ से जो पर्सन इधर आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, क्या चीज़ें लेके आ रहा है, ओके। जो पर्सन है वो क्या बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं है टेररिस्ट आ रहे हैं इंडिया के अंदर, या अगर हम बात करें बेटा कि इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस और उनके बीच बीच में क्या होगा, आपके पास में कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है, चेक पॉइंट्स दिखाई देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो नीट के अंदर हम बात करें जैसे कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बारे में समझाता हूँ आपको। तो चलिए, तो आप देखो यहाँ पर एक्चुअली जो साइक्लिन प्रोटीन्स होती है वो 4 तरह की हमारे पास में, 4 फैमिलीज कह सकते हो उनको। 4 फैमिलीज कौन कौन सी वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। तो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ साइक्लिन से। बेटा कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस है साइक्लिन्स की, ठीक है। कौन कौन से समझो आप इसको। अब जिस स्टेज में जो साइक्लिन काम आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस स्टेज से जानते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूँ सबसे फर्स्ट और मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। पहला क्या हो गया हमारे पास में, फर्स्ट आता है जीवन साइक्लिन। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? जीवन साइक्लिन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन जीवन और एस साइक्लिन, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड फैमिली कौन सी होगी? एस साइक्लिन, ऑल राइट। फोर्थ कौन सी हो गई? फोर्थ हमारी होती है बेटा एम साइक्लिन। कौन सी होती है प्यारे बच्चे? एम साइक्लिन होती है। क्लियर कहानी? एम साइक्लिन मतलब जो आपके पास में माइटोसिस में काम आती है, करेक्ट। जीवन मतलब जो जीवन के अंदर काम आती है। जीवन एस मतलब जो जीवन से एस के बीच में काम आएगी। और आपके पास में कौन सा हो गया ये? हमारे पास में एस, ये हो गया हमारे पास में एस साइक्लिन जो एस में काम आती है। तो ये हमारे पास में 4 मेन ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 मेन ग्रुप हमारे पास में, करेक्ट कहानी हमारे पास में। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर कि हमारी कौन कौन सी फेज है। ये तो मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, ये साइक्लिन्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हायर यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक से ज्यादा क्या मिलते हैं आपको, साइक्लिन प्रोटीन्स मिलती है या प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर साइक्लिन ज्यादा है तो प्रोटीन काइनेज भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वो तो साथ साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हायर यूकैरियोट्स में ज्यादा मिलते हैं, सैक्रोमाइसिस के अंदर आपको एक ही मिलता है। क्या मिलता है? एक मिलता है। तो इसको और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ऑल राइट ना। और फिर हम बात करेंगे आगे डिटेल्स के अंदर कि कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीजें हो रही है हमारे पास में। तो सुनिए आप, तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट यहाँ पर अपन लिखेंगे स्टेजेस या चेक पॉइंट्स के बारे में, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक पॉइंट्स, ठीक है। ये चेक पॉइंट अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोटीन काइनेज। क्या बेटा? ये मैंने यहाँ पर लिखा प्रोटीन काइनेज लिख दिया, करेक्ट। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं उसका पार्टनर जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिन। क्या बोलते हैं उसको? साइक्लिन बोलेंगे, करेक्ट कहानी। अच्छा अब सुनिए, तो पहला अगर हमारे पास बात करें, ये हो गया हमारे पास में G1, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ G1। तो इसमें जो प्रोटीन काइनेज होता है वो कौन कौन सा यूज होता है, नाम दे रखे हैं यहाँ पर, आप उसका ध्यान रखेंगे। तो CDK की फुल फॉर्म तो आपको पता लगी गई, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो कौन कौन सा? तो यहाँ पर 4 और 6, ठीक है बेटा, 4 और 6 ये काम आता है। और यहाँ पर जो साइक्लिन इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं अपन साइक्लिन डी। क्या बोलेंगे उसको अपन? साइक्लिन डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? साइक्लिन डी नाम से इसको बोला जाता है, करेक्ट कहानी। या आप इसको जीवन CDK भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। इतना नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखेंगे अपन, हम इतना लिखेंगे साइक्लिन डी इसको बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट कहानी। आगे बात करते हैं, आगे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। अब सेकंड हमारे पास में, तो आगे हमारे पास में आता है सेकंड चेक पॉइंट जिसको अपन बोलेंगे G2S चेक पॉइंट। क्या बोलेंगे? सॉरी, G1S चेक पॉइंट। क्या बोलेंगे? G1S। और इसमें जो काम आएगा वो होता है CDK2, ओके। और इसको अपन बोलते हैं साइक्लिन E। इसमें पार्टनर कौन सा आएगा, मतलब साइक्लिन E इसका पार्टनर होता है। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, करेक्ट बात। चलिए इंपॉर्टेंट हो गया। एस की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे यहाँ पर अपन? एस की बात करते हैं, ठीक है। एस थर्ड वाला। तो एस में जो होता है
चेक पॉइंट्स एस हो गया हमारे पास में। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से यहाँ पर एस। तो यहाँ पर आता है हमारे पास में सेम काम आता है CDK2। ओके, और यहाँ पर जो साइक्लिन पार्टनर होता है वो अलग होता है यहाँ पर इसका, वो कौन सा होता है? साइक्लिन ए होता है। करेक्ट कहानी। चलिए आगे बात करते हैं G2M के बारे में। किसके बारे में? G2M। तो फोर्थ आ गया हमारे पास में, इसको बोलेंगे G2M, ठीक है, या M भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम आएगा हमारे पास में वो कौन सा होगा? या आप इसको बोल सकते हो M, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर हमारा काम आता है CDK1। कौन सा काम आता है? CDK1। और यहाँ पर जो इसका पार्टनर होता है उसको बोलते हैं अपन साइक्लिन बी बोलेंगे, या M साइक्लिन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको MPF भी बोला जाता है। ओके, MPF क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। MPF क्या होगा हमारे पास में? तो इसको बोलते हैं माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। तो G2 जैसे खत्म होता है उसका आपको पता माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये ऐसा फैक्टर है हमारे पास में जो माइटोसिस को प्रमोट कर रहा है। ऑलराइट बेटा, क्लियर कहानी। ये हमारे पास में क्या है, डिफरेंट मैंने आपको साइक्लिन्स बता दिए, ये मैंने आपको प्रोटीन काइनेज बताए, ये मैंने आपको चेक पॉइंट्स बताए। क्या बताएं? चेक पॉइंट्स उसको बता दिए। क्लियर कहानी। ओके, अब आगे सुनना होता है क्या है हमारे पास में, G2M ट्रांजिशन ट्रिगर्ड बाय मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। इसको MPF भी बोलते हैं, मैचुरेशन भी बोल सकते हो, या माइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं। ओके, और ये कौन करता है? M साइक्लिन, यानी कि इसको आप बोल सकते हो बी साइक्लिन, और CDK। अब यहाँ पर CDK आपके पास में, जैसे हम बात करें नीट के अंदर इतना डीप नहीं रहता कि CDK नंबर कौन सा है, बट फिर भी आप लिखेंगे यहाँ पर CDK1 होता है। कौन सा होता है? CDK1 होता है। क्लियर कहानी बेटा, ठीक है, CDK1 होगा हमारे पास में। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, बहुत ईजी चल रहे हैं, किसी तरह का अपन ज्यादा चीजों को मिक्स नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज को स्टेप बाय ले रहे हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन्स होता है। तो दो तरह के प्रोटीन्स है, दोनों साथ में काम करेगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, विदाउट, अगर हम बात करें विदाउट साइक्लिन के प्रोटीन काइनेज वर्क नहीं करेगा, वो इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा। अगर आपको साइक्लिन मतलब आपको प्रोटीन काइनेज से काम कराना है तो साइक्लिन उसके पास में जोड़ना पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास में है ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपके पास में। ओके, तो सपोज दैट आपका सेल जीवन में बहुत अच्छा कर लिया, उसने बहुत बढ़िया कर लिया। अगर उसको कहाँ जाना है, आगे एंटर करना, कहाँ पर एंटर करना है, उसको आगे एंटर करना है, जैसे एस में एंटर करना है, तो ये साइक्लिन क्या करना चाहिए? मंजूरी देना चाहिए। दैट मीन ये अलाउ करना चाहिए। तो ये चेक पॉइंट चेक करेगा कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट ओके। ऑलराइट बेटा, तो जीवन में बहुत बढ़िया चीजें होंगी, उसके बाद ही वो एंटर करेगा आगे की तरफ, अदरवाइज वो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि आगे एंटर कराने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी हमको नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज हमको आ सकती है। क्या कहानी क्लियर है? क्या अगर कहानी क्लियर है आगे समझो। अब एस के अंदर हमारे पास में आ गया, तो एस के अंदर चेक पॉइंट होता है, ये चेक करता है, अच्छा ये सेल बढ़िया है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, सब ठीक है, एस ठीक है। उसके बाद G2 में जाना चाहिए, G2 में भी सेम चीज होगी आपके पास में। क्लियर कहानी। इस तरह से हमारे चेक पॉइंट्स का रोल होता है। तो ये चेक करेंगे कि ऑल थिंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अगर ऑल थिंग करेक्ट हो गई तो हम क्या कर देंगे, उसको आगे भेज देंगे। क्लियर कहानी। और अगर करेक्ट नहीं है तो उसको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट मतलब उसको वहीं पर रोक लिया जाता है। ऑलराइट, और हम उसको आगे नहीं भेजेंगे। बस यही काम होता है। इसी को रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के नाम से जानते हैं, और चेक पॉइंट्स का यही रोल होता है। इसी तरह से वो रेगुलेट करेंगे। सिंपल है। मैं आपको एक और एनालॉजी देना चाहूं तो समझो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें जैसे वो आपको एमबीबीएस कॉलेज देंगे कि नहीं देंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो आपके नीट के पेपर के अंदर चीजें करी वो सही है कि नहीं है, क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करके हैं वो सही है कि नहीं, तो चेक करेंगे। अच्छा फिजिक्स में इतना नंबर आ रहा है, करेक्ट। अच्छा केमिस्ट्री में इतना नंबर आ रहा है, ओके, फिर करेक्ट। अच्छा वो चेक करेंगे, यार बायो में इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सब ठीक हुआ अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, अगर सब ठीक हुआ तो वो कॉलेज दे देंगे आपको, भाई यस आप आ जाइए। लेकिन उनको लगा कि नहीं, अभी कमी है, अभी बाकी है, अभी इसको इंप्रूवमेंट करना है, अभी और इसको थोड़ा सा सिंसियर होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर, तो वो क्या कर देगा, वो आपको वहीं रोक देगा। चलो बेटा एक बार और तैयारी करो,
यस और नो, ये चीज होती है हमारे साथ में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पे आप देख सकते हो हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर साइक्लिन प्लस सीडीके, साइक्लिन प्लस सीडीके काम करते हैं। करेक्ट कहानी। आगे चलिए, आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमारे पास में क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि जीवन जो चेक पॉइंट्स होता है वहां पर क्या क्या चीजें चेक करी जाएंगी, मतलब पैरामीटर्स होगी। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यस आप जाइए आगे वाली फेज में। अच्छा ये गलती है, चलो रुक जाओ, यहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा वहां पर। ओके बेटा, अब सुनो आगे क्या होता है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर जीवन चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बेटा। किससे स्टार्ट करते हैं? जीवन चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो जीवन चेक पॉइंट देख लो आप। जीवन चेक पॉइंट में क्या चीजें चेक करेंगे, जैसे सेल का साइज क्या है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर तो है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। ओके, अच्छा ग्रोथ फैक्टर है कि नहीं है, भाई आपको पता है जीवन फेज के अंदर क्या होती है, ग्रोथ करती रहती है सेल, तो ग्रोथ फैक्टर भी तो होने चाहिए। ग्रोथ अगर फैक्टर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत फंस जाएगी। ओके, डीएनए डैमेज तो नहीं है, अगर डीएनए डैमेज होगा तो फिर दुविधा आ जाएगी हमारे पास में। अगर डीएनए ही डैमेज होगा तो आगे रेप्लिकेशन किसका करोगे आप, किसी का, तो यही रोक लेंगे फिर उसको। तो अगर ये चीजें ठीक रही, ओके, तो फिर ठीक है, सेल आगे जाएगा। अगर इसमें किसी में भी दिक्कत आई, किसी में प्रॉब्लम आई, तो अपन उसको वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे चलिए। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में आता है अब नेक्स्ट, अगर बात करें एस फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा? एस फेज। ठीक है, एस फेज में क्या चेक करते हैं, वही कि डीएनए ठीक तो है, डीएनए आपके पास में डैमेज तो नहीं है। अगर यहाँ पर सेम चीज होती है, ऑल राइट बढ़िया है, डीएनए कंटेंट हमारा सही हो गया, उसके बाद आगे भेज देंगे। क्लियर कहानी। अब आगे G2 में क्या कर चेक करते हैं, G2 पॉइंट्स में। ओके, G2 में आप G2 चेक पॉइंट जो होगा हमारा, उसमें क्या चेक करोगे आप, तो वहां पर आप सेल का साइज, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, डीएनए डैमेज तो नहीं है, ये चेक कर लिया जाता है। ये सब ओके मिलेगा तो फिर आगे भेज देंगे, अदरवाइज यहीं पर अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। अब हमारे पास में एक चेक पॉइंट्स आता है जिसको अपन बोलते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। ठीक है, ऑलराइट, या हम इसको कह सकते हैं, हम हमारा एम चेक पॉइंट्स भी बोला जाता है। ये किसके बीच में होगा उसको समझना आप। तो ये आपके मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। ठीक है बेटा, तो समझना क्या कहानी यहाँ पर कि क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल। तो इसमें क्या होता है, चेक किया जाता है कि मेटाफेज जो स्टेज होती है, अगर मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, आपके पास में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर का सेपरेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, सेंट्रोमियर सेपरेट होगा या क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, तो आपके पास में एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे दो क्रोमेटिड थी तो ये ऐसे अटैच थी पहले, है ना, ऐसे अटैच थी, सपोज दैट। ओके, ऐसे अटैच थी, ये देखो क्रोमोसोम, अब क्या अटैच थी क्रोमोसोम, अब क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे ये लो एनाफेज में सेपरेट होगी इस तरह से, दिख रही है आपको, ये एनाफेज के अंदर क्या हो गई, सेपरेट हो गई, लेकिन मेटाफेज तक जुड़ी रहती है। तो ये सेंट्रोमियर से जुड़ी रहेंगी, तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे दोनों चली जाएंगी इस तरह से। करेक्ट कहानी, करेक्ट। तो अब अगर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड नहीं होंगे तो मेटा इक्वेटोरियल प्लेट नहीं बनेगी, इक्वेटोरियल प्लेट नहीं बनेगी, मेटाफेज प्लेट नहीं बनेगी, तो आगे आपके पास में सेंट्रोमियर का डिवीजन आगे नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हो पाएगी। तो फिर ये भी एक चेक पॉइंट है, तो अटैचमेंट होगा सेंट्रोमियर से स्पिंडल का, तो ये आगे पहुंच पाएगी। क्लियर है कहानी? चलिए आगे मैं समझाता हूं आपको, देखो आगे मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पर ये चेक करेंगे आप। तो मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहानी है कि कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है, कैसे इसको आगे भेजेंगे आप। तो क्रोमोसोम अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स, तो वो स्पिंडल फाइबर के साथ में अटैच्ड होने चाहिए। आफ्टर अटैचमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, वो एक्टिव हो जाएगा और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। उसका काम क्या होता है कि यार जो एनाफेज में चीजें होंगी, जो सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर होगा वो करा देगा वो। अगर वो देखता है कि यार यहाँ तो स्पिंडल अटैच्ड नहीं हुए, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा, वो अपना काम नहीं कराएगा। उसका काम क्या होता है, उसको सेपरेशन करना होता है क्रोमोसोम का, यस और नो, उसको अपना क्रोमेटिड में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर बात? वो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसको वो सिग्नल मिला ही नहीं जो उसको मिलना चाहिए था। यस और नो? जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी थी डॉन मूवी, मैंने देखी थी। तो डॉन मूवी का सीन क्या होता है कि वो अमिताभ बच्चन होता है, तो वो क्या करता है, हाफ नोट उसको देता है और हाफ नोट दूसरी वाली पार्टी के पास में। तो अमिताभ बच्चन जी यहाँ से पैसों का बैग लेके जाते हैं, वो शायद ड्रग वगैरह कुछ भी सप्लाई कर रहा होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, हाफ नोट दिखाता है, वो उधर से हाफ नोट दिखाता है, तो दोनों का सिग्नल मैच हो जाएगा, तो अच्छा डील पक्की, डील डन, ऑल राइट। लेकिन अगर वो हाफ नोट मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेटा, तो डील आपके पास में डन नहीं हो पाएगी।
कहानी समझ में आ रही है आपको लोगों को? तो ये चीज यहाँ पर होती है। तो हमारा एपीसी, हमारी डील कब डन होगी? जब मेटाफेज से सही सिग्नल आएंगे। गलत सिग्नल आया तो समझ जाएंगे यहीं पर अरेस्ट करना है, सेल को आगे नहीं भेजना है। ठीक है, क्लियर कहानी? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। दिस एपीसी इज इन्वॉल्व इन, तो सुनो, तो क्या क्या काम करेगा एपीसी? देखो यहाँ पर आप, एपीसी काम कराता है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड डिवीजन। तो जैसे अगर आपके पास में क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, ये हमारा क्रोमेटिड बना दिया, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास में इस तरह से चीज हो जाएंगी। देखो ये आपके सेपरेट हो गया, क्लियर कहानी? ये इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगा और ये इस तरफ सेंट्रल की तरफ आना स्टार्ट कर देगा और उस तरफ जो सेंट्रल हो गई है उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। इस सेल के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है बेटा? ऑलराइट ना, ये चीज हो जाएगी। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके टीलोफेज तक बन जाएगी। क्लियर बात? आई बात समझ में आपको? क्लियर कहानी? तो ये चीजें यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये डायग्राम भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये वाला कॉन्सेप्ट। ये भी मैंने आपको G2M ट्रांजिशन जो मैंने बताया आपको है ना, जिसको अपन G2 बोल रहे थे, ये देखो किस किस से इन्फ्लुएंस होता है हमारा G2M। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सेल साइज बढ़िया होना चाहिए, डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो फिर हम उसको आगे भेज देंगे। क्लियर कहानी? इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 और S के बीच में देख लो, ग्रोथ फैक्टर को चेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को चेक कर रहे हैं, सेल साइज को चेक कर रहे हैं और डीएनए डैमेज को चेक कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है बेटा, चेक पॉइंट्स का रोल होता है, चेक पॉइंट्स का काम होता है। ओके बेटा, तो इस तरह से आप समझ सकते हो चेक पॉइंट्स का क्या रोल होता है, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो हमारे पास में सेल साइकिल होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है, तो सेल साइकिल का जो रेगुलेशन होगा बेटा वो जीन के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक जेनेटिक कंट्रोल होता है जिसमें जीन क्या करता है, स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है और वो प्रोटीन जाकर रेगुलेट करेगी, जैसे साइक्लिन बना रहा है। ओके, एंड CDK जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बोल रहे हैं। ओके बेटा, वो आपके पास में काम करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर चेक पॉइंट्स का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके बेटा, यहां तक आपके पास में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला वीडियो हमारा एम फेज के बारे में होने वाला है और एम फेज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे प्रोफेज में क्या ड्रामेटिक चेंज होता है न्यूक्लियस के बिहेवियर में, क्रोमोसोम के बिहेवियर में। ठीक है, फिर मैं आपको मेटाफेज के बारे में बताऊंगा, एनाफेज के बारे में बताऊंगा और टीलोफेज के बारे में बताऊंगा। और ये भी डिस्कस करेंगे कि यार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मेटाफेज और एनाफेज एंड प्रोफेज, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब बहुत ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जिसमें आपको बताऊं कि हमारे क्रोमेटिड की जो आर्म्स होती है वो इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ कैसे हैं, वो बहुत सारी बारीक बारीक चीजें काम आएंगी आपके, और एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, तो हम उन चीजों को डिटेल में उसको पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो आज के लिए हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, ऑलराइट बेटा, अगर आपको चेक पॉइंट्स के बारे में समझ में आया तो आप आपका फीडबैक जो है वो दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, जैसा भी आपका इस वीडियो का एक्सपीरियंस रहा, कोई भी डाउट अगर है तो आप और पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वीडियो हमने बनाया ये नीट के पर्पस के हिसाब से बनाया है। ठीक है, कि नीट के जो बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व कर सके। ऑलराइट, अगर हम बात करें हायर क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में आती है, जैसे अगर बात करें CSIR नेट एक एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में क्या होता है और डिटेल में आप पूरा घुस जाते हो, वहां पर तो एक एक प्रोटीन्स के बारे में बात करते हो, किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। ऑलराइट बेटा, ओके, तो आई होप आप समझ पाए इस चीज को कि ये इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल का रेगुलेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स काम आते हैं। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, लेकिन अगर बात करें नीट के हिसाब से ये लेक्चर बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। करेक्ट ना? ओके, और प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके रखो एंड पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लो यार। ओके, और ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का प्यार इसी तरह से बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एम फेज के बारे में हम बात कर रहे होंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।